गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ राल चौधरी। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस के इस खास प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी, जो कि मेरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। हमने इस मौलिक अधिकार को पिछले सेशन में जाना था, समझा था और एक मौलिक अधिकार को विस्तार से जाना था। तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब अन्य मौलिक अधिकार को विस्तार से बताने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हम देखते हैं, जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भारत के संविधान में बताया गया है। अब हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली, तो आइए हम उनको भी विस्तार से देख ले रहे हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो हम देखते हैं 19A में क्या बताया गया है। 19A में हमें यह बताया गया है कि हम भाषण 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 और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण दे सकते हैं हम और विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इस स्वतंत्रता को, इस मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है पहले संविधान संशोधन द्वारा इस भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। उसको कुछ विषय हैं जिनके आधार पर इस भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। तो हम उनको भी देख ले रहे हैं कि वो कौन से विषय हैं। वो विषय है अपनी सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सार्वजनिक कानून व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को देखते हुए भी इस मौलिक अधिकार के इस भाषण और विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। और देश में शांति स्थापित हो सके, उसको भी देखते हुए इस भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, आइए 19B में क्या बताया गया है। 19B में क्या बताया गया है? 19B में हमें यह बताया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से और गैर हथियार तरीके से हम सम्मेलन भी कर सकते हैं और जुलूस भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? सम्मेलन कर सकते हैं और जुलूस भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इस स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया है। किन आधारों पर? ये जो विषय है, इन्हीं को देखते हुए इन्हीं आधार पर इसको भी सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जो 19 का हमारा सी है। 19 का जो सी है, उसमें क्या बताया गया है? 19 के जो सी में है, उसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति संघ भी बना सकता है या संगठन। क्या कर सकता है? संघ बना सकता है, संगठन भी बना सकता है। इसकी उसे स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें सैनिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वो संघ नहीं बना सकते, संघ या संगठन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 19 के डी में क्या बताया गया है। 19 के डी में क्या बताया गया है? 19 के डी में हमें यह बताया गया है कि हम स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। फिर मतलब यही है, घूमने की स्वतंत्रता हमें दी गई है, घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं, आइए नेक्स्ट को 19E में क्या बताया गया है। 19E में हमें यह बताया गया है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता हमें दी गई है,
और पर इसमें जो आपने देखा था कि पहले हम जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, निवास नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी की जो सरकार है उसने इस प्रावधान को हटा दिया गया है और हम जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं, जो उनको हम विस्तार से कुछ दूसरी वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे 19 के जी में क्या बताया गया है। 19 के जी में हमें यह बताया गया कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है अपनी पसंद का, या कारोबार कर सकता है, ठीक है। व्यापार भी कर सकता है वो, कारोबार भी कोई भी कारोबार कर सकता है। इसकी उसे स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी मन का पसंद कोई भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारे अनुच्छेद 19 के जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, तो उन्हीं को हमने जाना है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है, नोट डाउन कर लेना है। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 20 में भी 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम देखे ले रहे हैं पॉइंट वाइज। पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो अपराधी तब तक घोषित नहीं हो जाता जब तक यह पता न चल जाए कि उसने किसी भी कानून का उल्लंघन किया है नहीं किया है, ठीक है। मतलब तब तक वो दोषी ठहराया नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिखे दे रहे हैं हम कि दोषी तब तक नहीं होगा जब तक वो कानून का उसने उल्लंघन न किया हो, ठीक है। इतना कह के हम बता दे रहे हैं। और दूसरा उसमें क्या बताया गया है, दूसरे में यह बताया गया है कि जो कानून है, जैसे उसने कोई दोषी ठहराया गया है, तो जैसे कोई भी कानून है उसका, जैसे उस कानून के तहत उसको सजा मिल रही है, तो उस कानून के तहत ही उसको सजा मिलनी चाहिए। उस कानून के तहत जैसे कोई ज़्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए, मतलब उस कानून के तहत ही उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। उसमें यह बताया गया है कानून के दायरे में जितनी सजा लिखी गई है उतनी सजा मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। तीसरे में क्या बताया गया है, तीसरे में यह बताया गया है कि जैसे भी कोई दोषी है, तो मतलब उसको एक उसने जैसे गलत काम कर दिया, कोई मारपीट कर दी, तो उसकी मतलब बार बार उसको सजा नहीं दी जाएगी, एक ही बार सजा मिलेगी उसको, ठीक है। एक ही बार सजा मिलेगी, एक ही बार। अब हम आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 21 में यह बताया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त और जीवन की और शरीर की, इसकी हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी हमें स्वतंत्रता का अधिकार है हमें इसमें। इसका मोटा मोटा अर्थ यही निकल रहा है कि जीवन मतलब वो जीवन कैसे भी यापन कर सकता है। शरीर का मतलब ये है कि शायद बाल कैसे काट सकता है, बाल मतलब यही एग्जाम्पल है कि कुछ भी मतलब अपने मन पसंद का कार्य कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी कि नहीं तुम ऐसे बाल कटवाओ, नहीं तुम ऐसे कपड़े पहनो, नहीं, इसका प्रावधान नहीं है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो इसी में यह बताया गया है। और इसी के अनुच्छेद 21 के का में क्या बताया गया है, 21 के का में क्या बताया गया है, 21 के काम में यह बताया गया है कि जो अपना एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 को, इसमें यह बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा का अधिकार है। अनिवार्य भी है और निःशुल्क भी है, शिक्षा का अधिकार है उन्हें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है।
21 के काम में यह बताया गया है। अब हम देखते हैं, आइए अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति को बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। यह उसमें अनुच्छेद 22 में यह बता दिया गया है। तो उसमें ये लिख देंगे कि मतलब 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने की, मतलब गैर कानूनी तरीके से अवैधानिक तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा पुलिस को। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक हमने देख लिए। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट अपना मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अपना। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में बताया गया है। अब हम देखते हैं, आइए अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि कोई भी मानव व्यापार कर रहा है, मानव व्यापार या कोई बेगार या बलात् श्रम, इन श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया गया है। मानव व्यापार और बेगार का मतलब यही है, बेगार का मतलब ये है कि बेगार का मतलब यही है कि वो आदमी फ्री में काम कर रहा है, मतलब वो उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है और फ्री में काम कर रहा है। और बलात् का मतलब ये है कि मतलब फोर्स, उसको फोर्स किया जा रहा है कि तुम काम करो। तो मतलब इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जैसे अगर कोई सरकार अगर कोई व्यापार कोई मतलब काम दे रही है तो उसमें सरकार जैसे कोई सार्वजनिक सेवा दे रही है, जैसे सार्वजनिक सेवा दे रही है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, विभेद नहीं होगा किसी के आधार पर, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, इन आधारों पर उसके साथ विभेद नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं, आइए अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 24 में यह बताया गया कि जो बाल श्रम है उसको निषेध कर दिया गया है। बाल श्रम है जो उसको निषेध किया गया है। और 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी काम नहीं करेंगे वो। ठीक है, इसमें यह बताया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा जो अपना मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसमें क्या बताया गया है, तो हम देखेंगे चौथा जो अपना मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक बताया गया है। अब हम देख ले रहे हैं अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 25 में यह बताया गया है कि हर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसे मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, प्रसार करने की स्वतंत्रता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है।
पर इसको भी सीमित कर दिया गया है किन विषयों को आधार मानते हुए। वो विषय हैं जो समाज के कल्याण के लिए, समाज कल्याण एक विषय है जो इस आधार पर इस स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके मानने की प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, इसको सीमित कर दिया गया है। और सुरक्षा को इन 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 विषयों को आधार मानते हुए इसको सीमित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई संस्था बना सकता है, कोई भी संस्था बना सकता है, के लिए संस्था बना सकता है और उसका मतलब पालन पोषण करने के लिए और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए अपनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, अपनी संपत्ति दे सकता है। अर्जित कर सकता है। अब हम देख ले रहे हैं अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है। 27 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 27 में यह बताया गया है कि जैसे धार्मिक कोई भी संस्था है तो उसके पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम इसके संस्था है उसका पोषण के लिए, प्रबंधन के लिए तुम कर दो, इसके लिए कोई मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक संस्था के पोषण और प्रबंधन के कार्य में फोर्स नहीं किया जाएगा किसी को भी। ठीक है, अब हम देख ले रहे हैं अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 28 में यह बताया गया कि जैसे कोई भी सरकारी संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे जैन की शिक्षा, कोई जैन धर्म है तो उसकी शिक्षा देने लगा, हिंदू धर्म है नहीं, जो सरकारी संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्था है और संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना किसी को बाध्य किया जाएगा कि तुम धार्मिक शिक्षा दो, मतलब उस किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को 25, 26, 27, 28 अनुच्छेदों को। हम देखे ले रहे हैं अपना जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 29 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का उसको अधिकार है। संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया उसे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसे कोई सार्वजनिक संस्था है, जैसे सार्वजनिक सरकारी संस्था है
उसमें किसी व्यक्ति को जैसे भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म आदि के आधार पर उसको प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, सरकारी संस्था में इनके आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम देखे ले रहे हैं अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 30 में यह बताया गया है कि जो भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको अपने पसंद की कोई भी संस्था बना सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। आधार पर जो अल्पसंख्यक है वो अपनी पसंद की संस्था बना सकते हैं। ठीक है, संस्था बना सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं वो। ठीक है, प्रशासन भी कर सकते हैं, करने की स्वतंत्रता दी गई उन्हें। लेकिन जो सरकार है जो फंड में विभेद नहीं करेगी कि भाषा और धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगी फंड में। ठीक है, उसमें यह बताया गया अनुच्छेद 30 में। तो फंड के लिए जैसे फंड मिलेगा, इन्हें संस्था चलाएंगे तो फंड मिलेगा, तो उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए। सरकार भेदभाव ना करे कि भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 में यह बताया गया है। अब हम देख रहे हैं जो हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें क्या बताया गया है। लास्ट है जो हमारा 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार में यह बताया जाता है कि जैसे हमारे जो 5 मौलिक अधिकार हैं उनका अगर हनन होता है तो इस मौलिक अधिकार के तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है। और इसी में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये दोनों मिलकर 5 रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 5 रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इनको अधिकार है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट को है अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। तो हम देखे ले रहे हैं जो अपनी 5 रिटें हैं वो क्या है, कौन कौन सी हैं। तो पहली जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अगर गैर कानूनी या अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, तो यह रेट है यह रेट किसके ऊपर जारी हो सकती है। यह रेट हो सकती है जो सरकारी कर्मचारी है या किसी व्यक्ति के ऊपर भी रेट जारी हो सकती है। यह रेट जारी होगी जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी हो गया कोई,
कर्मचारियों के ऊपर या फिर किसी व्यक्तियों के ऊपर भी, व्यक्ति, ठीक है, यह रेट उनके ऊपर जारी हो सकते हैं। दूसरा है जो अपना परमादेश। परमादेश में यह बताया गया है कि जो सार्वजनिक पद पर काम करने वाला जो अधिकारी है, सार्वजनिक पद पर जो काम करने वाला अधिकारी है, ठीक है, अधिकारियों और या फिर सरकार या अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायिक कोई शाखा है, इनके ऊपर रेट जारी हो सकती है। कब होगी रेट इनके ऊपर जारी? जब ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे होंगे, जब ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे होंगे, कर्तव्यों का ढंग से पालन नहीं कर रहे होंगे, तब ये हो सकती है। लेकिन इसमें किसी भी संस्था या किसी व्यक्ति के ऊपर रेट जारी नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी भी संस्था, कोई संस्था है जैसे, और या कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो तो परमादेश है। अब हम देख रहे हैं तीसरा है जो प्रतिपेक्ष, प्रतिषेध। प्रतिषेध है, मतलब इसका मतलब यह है, यह होगा, यह रेट जारी होगी निम्न न्यायालय है जो, उनके ऊपर आदेश जारी होगा, निम्न न्यायालय है जो, उनके ऊपर आदेश जारी होगा। कब आदेश जारी होगा? कि मतलब कोई भी केस है जैसे, तो उनके अधिकार क्षेत्र से अगर वो हो रहा है तो उसमें यह बता देंगे कि आपके अधिकार क्षेत्र से अधिकार में नहीं आता, तो आप इस केस को, इसकी केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। यह न्यायालय, मतलब यह प्रतिषेध में बताया गया है बिल्कुल। इसमें निम्न न्यायालय है जो, लो कोर्ट है, उसी पर आदेश जारी होगा, आदेश जारी होगा। मतलब आदेश ऐसा जारी कर सकती है, कोई भी जैसे केस है या फिर कोई जानकारी है, तो हाई कोर्ट अपने पास वो जानकारी मंगा सकती है लो कोर्ट से, ठीक है। और मतलब यह तब मंगा सकती है जब उस केस की सुनवाई हो चुकी हो। कोई केस है जैसे, तो उसकी सुनवाई लो कोर्ट में अगर हो चुकी है तो वो उस केस को मंगा सकते हैं, या फिर उसी जानकारी भी वो मंगा सकते हैं। लास्ट है जो अपना अधिकार, लास्ट है जो अपना अधिकार परीक्षा है। इसमें यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, जो कोई भी व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद पर काम करने वाला व्यक्ति है गैर कानूनी तरीके से, तो उससे मतलब यह सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर कार्य कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया अधिकार परीक्षा में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसी से कह सकती है, या हाई कोर्ट भी कह सकती है कि कोई मतलब आगे, मतलब गैर कानूनी तरीके से कोई बिना अधिकार के कोई अपना मतलब कार्य कर रहा है सार्वजनिक पद पर, तो उससे यह प्रश्न पूछ सकती है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो अगर आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जय हिंद दोस्तों।